भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गायत्री माता की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता पर आयोजित कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, दून विश्वविद्यालय के कुलपति और जिन्होंने अभी बहुत संक्षिप्त में गागर में सागर भरने का काम किया और इस पूरा ड्राफ्ट बनने वाली जो कमेटी है उसके एक सदस्य के नाते अनेक अनेक काम और अनेक अनेक जो प्रावधान इसमें किए गए हैं उनके लिए प्रयत्न करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, हमारे इसी यूसीसी ड्राफ्ट करने वाली समिति के महत्वपूर्ण मेंबर जिन्होंने पूरी रात भर जगकर इस ड्राफ्ट को तैयार करवाया, आदरणीय मनु गौड़ जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति और जिनका पूरी दुनिया में आज एक अलग स्थान है और जब वो बोलते हैं सच में उनके जीवा पर सरस्वती का वास है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, सचिव उच्च शिक्षा और जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों का आगे भविष्य में भी संयोजन करने का प्रावधान किया है, श्री रंजीत सिन्हा जी, कुल सचिव श्री योगेंद्र गिरी जी एवं इस सभागार में उपस्थित आज हमारे कुलपतिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, अन्य स्थलों से आए हुए सभी हमारे शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विश्वविद्यालय के महानुभाव, मैं आज इस विशिष्ट कार्यशाला में उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा जो आयोजित की गई है और इसमें बहुत विस्तार से आगे के सत्रों में चर्चा होनी है, इस कार्यक्रम में कार्यशाला में पधारे आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं माता गायत्री के सिद्ध साचक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल भारतीय अखिल विश्व गायत्री परिवार रूपी बीज वृक्ष बट वृक्ष का रूप लेकर आज विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको नव जीवन की ओर प्रेरित कर रहा है। और अभी डॉक्टर चिन्मय जी मुझे दिखा रहे थे कि आज से कई वर्षों पूर्व जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, श्रीराम आचार्य शर्मा जी के द्वारा जो हमको मार्ग दिखलाया गया था और जो उन्होंने बहुत पहले भविष्य की जो कल्पना की थी, आज सारा विश्व आज उसी दिशा में अग्रसरित हो रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। शांति कुंज गायत्री परिवार एक ऐसा संस्थान है जहां सदैव आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र निर्माण की चेतना भी प्रभावित होती रही है। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र निर्माण की इसी भावना के साथ आज यहाँ पर अखंड भारत समान नागरिक संहिता के परिप्रेक्ष्य में नागरिक कर्तव्य विषय पर यह महत्वपूर्ण कार्यशाला आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है।
इस वैचारिक यज्ञ के सफल आयोजन के लिए मैं उच्च शिक्षा विभाग को, डॉक्टर धन सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सचिव महोदय को और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूं कि एक ऐसा विषय जो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाना चाहिए और जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राष्ट्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प आगे बढ़ रहा है, पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 22 वर्षों में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हमने आजादी के बाद सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहले शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने इसको प्रारंभ कर दिया है। और यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग, भेद आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का भी एक संवैधानिक उपाय है। और यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हुए, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की भी एक युग की शुरुआत हुई है। जैसा अभी मनु गौड़ जी ने बताया कि ये हमारे देश की जो 50% आबादी है, मातृशक्ति हमारी बहनें, हमारी माताएं, उसके लिए ये संपूर्ण कानून है। यानी कि 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी कानून है। क्योंकि अब यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनको बहुत सारी कुरीतियां, जिसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, इन सब से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हल नहीं हो पा रहे थे, जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था, उनमें न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी, जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, आज के समय में कुछ बड़े शहरों में लिव इन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूं। यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है, परंतु ये आज के समय का सच है। और अभी तक लिव इन के संबंध में कोई कानून भी नहीं था, जिस कारण लिव इन के दौरान विशेषकर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। आपको याद होगा, दिल्ली में कुछ वर्षों पूर्व 2022 की घटना है। श्रद्धा बालकर और मेहताब नाम के उसके साथ रहने वाले मेहताब ने उस बिटिया श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 400 लीटर के फ्रिज में उसके टुकड़ों को रख दिया और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। और उसके माता पिता को जानकारी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी। लिव इन में रहते हैं और वो सोशल मीडिया के अकाउंट में भी उसके अकाउंट से लगातार बात करता रहा। भाइयों बहनों, हमने लिव इन का प्रावधान इसलिए भी किया है कि जो लिव इन में रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब कोई मेहताब जैसा ऐसा राक्षस हमारी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार की करतूत न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। और ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी जरूरी है। कई बार सामान्य स्थितियों में जब अच्छे संबंध होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद बढ़ता है, संबंध रहते रहते ठीक नहीं होते, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है। और एक नहीं, अभी मैं तो अभी 2 दिन पहले यही सितारगंज की घटना है। यहाँ की एक बहन जो है इस लिव इन में चली गई और अब जब
खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जनसंघ के जमाने से ही हमारी वैचारिक संकल्पों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये न्याय, समानता और राष्ट्र की एकता का विषय है। हम उत्तराखंडी लोग सदैव ऐसे विषयों में सबसे आगे रहे हैं। और जब मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से ही मेरे मन में सोच थी कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता। क्या किसी बेटी का अधिकार उसके धर्म के अनुसार तय होगा? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन पर आते थे। आखिर कब तक इनको उत्तराधिकार मिलेगा या विवाह का न्याय अलग अलग तराजू पर तोला जाता रहेगा? और सच में ये मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न जरूर होगा कि मुझे इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिल गया, लेकिन मेरे जैसे प्रश्न आप सबके बीच में आपके भी होंगे और यहाँ बैठे हुए लोगों के तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उनके मन में होगा। और हमने इन सवालों का जवाब सिर्फ विचार का विषय ही नहीं माना, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनसंवाद और सहभागिता के माध्यम से उत्तराखंड की मिट्टी में उतारने का कार्य भी हमने किया है। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। कई लोग इसको दुष्प्रचारित भी कर रहे हैं, लोगों में एक तरह से भ्रम डालने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके ये नहीं किया गया है, बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता में समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो पूरे समाज को लाभ देने वाला है। और मुझे बहुत बार हमारे मीडिया के मित्र प्रश्न करते हैं कि उत्तराखंड से ही आपने क्यों शुरू किया, उत्तराखंड में ही सबसे पहले क्यों हुआ? तो मैं कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड हमारा 4 धामों का प्रदेश है। उत्तराखंड हमारा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड 70% वनों से आच्छादित है। पूरा उत्तराखंड देवों से आच्छादित है, या देवों की कृपा से आच्छादित है। यहाँ गंगा निकलती है, यहाँ से यमुना निकलती है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। इसलिए जैसे उत्तराखंड से देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, ये पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि जब कानून सबके लिए समान हो गया तो उसका पालन भी समान रूप से हो। अब समय आ गया है हम अपने अधिकारों को और आगे बढ़कर
अपने कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। मेरा मानना है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो दोनों के संतुलन को समझे और उसका पालन करे। एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान, महिला सम्मान, पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक एकता मुख्य रूप से यही इस नए युग के हमारे नागरिक धर्म हैं। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि यूसीसी में सभी परिवारों का पंजीकरण किया जाना है। आप सभी इसमें ऑनलाइन आकर अपने परिवार का पंजीकरण करवाइए। ये हर दृष्टि से लाभ ही इसका होने वाला, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष रूप से आज यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, उन सबका भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी अपने माता पिता को भी इस विषय में जागरूक करें, समाज के अन्य वर्गों को भी जागरूक करें और उन्हें पंजीकरण करवाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। इसके साथ ही आज युवाओं का एक और कर्तव्य है कि यूसीसी के विषय में जो अनेक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको रोकने में आप हमारा साथ दें, क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए लाया गया कानून है। क्योंकि सामाजिक समरसता और न्याय के विरोध में जो कुछ लोग खड़े हैं और उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी बाहरी व्यक्ति को भी उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रोफेसर सुरेखा जी और अन्य लोगों ने, हमारे गृह सचिव ने और अन्य लोगों ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ये केवल मात्र भ्रांति है। ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है, असत्य है और यूसीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि किसी को जो है यहाँ पर मूल निवास का प्रमाण पत्र मिलने वाला है। ऐसे ही दूसरे और भी भ्रामक दावे किए जा रहे हैं जिसका हम सभी को मिलकर खंडन करना है। मैं उपस्थित हमारे सभी युवाओं से भी ये पूछना चाहूंगा, यूसीसी के विषय में लोगों को जागरूक करने में क्या आप सभी हमारा साथ देंगे? देंगे साथ सब लोग? तो जोर से आवाज नहीं आ रही है। यहाँ की आवाज तो पूरे विश्व में पहुंचती है डॉक्टर चिन्मया जी के मार्गदर्शन में, तो इतनी कम आवाज से कैसे पूरे लोग जागरूक होंगे? तो सब लोग साथ देंगे ना? अरे जोर से बोलिए, आप सभी साथ देंगे ना? आप सभी का उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस कार्यशाला से समानता, न्याय और सशक्तिकरण के पथ पर चलने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी। और जो काम हमने देवभूमि उत्तराखंड में शुरू किया है, निश्चित रूप से वो अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहन देने का काम करेगा। और हम सभी मिलकर उत्तराखंड में यूसीसी के माध्यम से सामाजिक न्याय का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करेंगे जिनका अनुकरण आने वाले समय में पूरा देश करेगा।